जय हिंद साथियों। अब आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब लगभग हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार, है ना। अलंकार हमारा टॉपिक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पहले फिगर ऑफ स्पीच आखिर क्यों जरूरत पड़ती है अलंकार की। एक बात बताऊं, आपके पास कभी कभी आप गए हो खाने के लिए, तो एक अच्छी सी होटल में गए हो, तो आपके पास एक छोटी होटल में गए हो तो सलाद लाना, तो एक कटोरी में पट काटा काटी कर दी दे। एक बड़ी सी होटल में गए हो तो फिर आपको वहाँ पे वो सारे प्याज बहुत ही सुंदर सी अवस्था में, ककड़ी एक अलग सी अवस्था में मिलेगी, है ना। और आपको गाजर वाजर होगी तो पूरा अलग से, मतलब बिल्कुल डेकोरेट। अगर आपको उसमें पत्ता गोभी भी होगी तो वो भी बिल्कुल सजी हुई मिलेगी आपको। तो सजावट है कुछ नहीं सर, है तो वही पत्ता गोभी वहीं पे उस होटल में मिल गए थे, कट काटी कर दी ना, खाई लो। प्याज भी मिल गया था तो खा लिया, और खाना ही आखिर वो खाना ही है। वो ऐसा तो नहीं कि उसको सजा के ही रखना है, परंतु जब सजा के देते तो अच्छा लगता है ना अपने। तो बस यहाँ पर भी जब भाषा को सजाने का काम करते हैं तो वो कौन काम करता है? अलंकार। ठीक है, आपका मुख अच्छा है, यहाँ तक तो ठीक है। आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया ना इसका बात का। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ का शब्दों का प्रभाव, जब आप किसी भाषा में शब्द के ऊपर जोर देना चाहते हो, अपनी बात पर वजन करना चाहते हो, तो जब भाषा को क्या करा जाता है? अलंकृत। और अलंकृत भाषा को ही फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करना कहते हैं। ठीक है, क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच का मतलब? ए वर्ड या कोई शब्द या फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के कुछ भाग। जैसे कि कोई भी एक वर्ड ले लिया, फोर ए वाक। फोर ए वाक 3 शब्दों से मिलकर बन गया, फोर ए और वाक, तो ये क्या बन गया? फ्रेज। सेंटेंस से छोटा और क्लास से छोटा। क्लास तो जनरली क्या होता है? बहुत थोड़ा बड़ा होता है, मीनिंग पूरा नहीं देता है पर बड़ा होता है। सेंटेंस से बड़ा होता है, सेंटेंस से छोटा होता है। और क्लास से भी छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, इस प्रकार के ऐसे फ्रेज होते हैं। दैट पजेजेस, जो रखते हैं सेपरेट मीनिंग, एक अलग अर्थ रखते हैं, फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन, यानी जो वो चीज़ होती है उसके डिफिनेशन से अलग होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो प्रभु ये तो बोला कि चंद्रमा कौन सा है? खुरदुरा है, तो खुरदुरा थोड़ी ले रहे हैं क्या? चंद्रमा की तरह है तो चंद्रमा की तरफ सपाट थोड़ी ना है क्या? मतलब कुल मिला के चंद्रमा को एक खूबसूरती का प्रतीक कहा गया है। तो चंद्रमा का जो रियल मीनिंग है वो क्या है? ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है, इस प्रकार से। तो आपका भी शब्द, तो 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो शब्द कह रहा है वही मिल जाए। अगर किसी को अपन कहते हैं कि आप गधे हो, तो इसका मतलब उसके क्या 4 पैर है? नहीं, उसकी क्वालिटी को अपन दे रहे हैं, है ना। आप स्मार्ट हो, आप लोमड़ी की तरह चतुर हो, तो अब इसका मतलब क्या होता है? आप लोमड़ी हो या आप लोमड़ी हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप शब्द का अर्थ न लेकर उसका एक और कौन सा अर्थ लेते हो? फिगरेटिव। 2 मीनिंग होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग और एक और फिगरेटिव मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग का मतलब तो जो शब्द आप कह रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा। छोटा बच्चा बोलेंगे कि तू तो हाथी है, तो पापा यो हाथी के तरह, हाथी तो अशोक ला दे उनके हूँ आना के, तो कहीं को नहीं, हाथी की तरह भी है। तो ये है लिटरल मीनिंग, क्योंकि बच्चे ने इसका क्या शब्द अर्थ समझा? लिटरल मीनिंग। पर अपने को पता है कि ये हाथी जैसा खाता है, हाथी जैसा मोटा है, आलसी है, इस प्रकार की चीज़ें, तो वो लिटरल मीनिंग नहीं होता, वो क्या होता? फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सेपरेट मीनिंग होता है, किससे? जो कहा गया है उससे अलग, और आपको समझना पड़ता है। फिगर ऑफ स्पीच रिलाय का मतलब डिपेंड। डिपेंड मतलब निर्भर। किस पे निर्भर रहता है? रिलाय, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है। ठीक है, इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग, जो आप सजेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर वो निर्भर रहता है, रादर देन ए डिक्शनरी मीनिंग। जैसे कि बोलते हैं आप गधे हो या यू आर डंकी, तो आपने बोल दिया, लड़का बोलेगा यार डंकी किसको बोला? पापा ने इसको डंकी क्यों बोला है? डिक्शनरी में देखा, डंकी मतलब गधा, ये गधा है, 4 पैर तो है नहीं इसके। तो ये डिक्शनरी मीनिंग से हटके गधे का मतलब होता है वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन मान लेंगे उसको उस प्रकार से। ठीक है,
अगला है ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है अलग है, सेपरेट है फ्रॉम द ऑर्डिनरी, फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ एक्सप्रेशन यानी आपकी अभिव्यक्ति के रूप से थोड़ा सा अलग है, और द डिक्शनरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ यानी आपके विचार के जो साधारण हैं उनसे अलग है, या इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट यानी एक बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्त करने के लिए आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, आपका दिमाग तो आइंस्टीन जैसा है, ये क्या कर दिया आपने, यूँ बोल देते आपको दिमाग हुए तो मज़ा नहीं आ रहा था, उस बात को बोलने में उतना ताकत नहीं होते, आपका दिमाग आइंस्टीन जैसा है, तो सामने वालों को लग गया अच्छा आप तो आइंस्टीन हो, आप तो विलियम शेक्सपियर हो। वो सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके फिगर ऑफ स्पीच है। वाई आर दे यूज्ड, ये उपयोगी क्यों किए जाते हैं भाई, एक चीज़ें उपयोग क्यों किए जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहना है तो कह दो ना, जो आसान है कह दो किसी को। पर हम भी क्या करते हैं, अलंकार का मतलब ही यही है, जो चीज़ कहना चाहते हैं वो शब्दों में न कह के किसी और तरह से कह देते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बात। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भाई एक चीज़ है, जितने भी बूढ़े बूढ़े लगते थे वो तो ले गए, वो न अब आपनों भी नंबर आओ बारो है, वो अनियोक्ति अलंकार है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है, डायरेक्ट कह देता बूढ़ा बूढ़ा तो निपटी गया, आपको भी नंबर आओ बार, वो उतना दम नहीं था, उसके बाद ये कहा है। ठीक है ना। अब अतिशोक्ति अलंकार, अपने यहाँ पे हाइपरबोल भी होता है, हाइपरबोल अंग्रेजी में हाइपरबोल है, और वहाँ पे कौन सा अतिशोक्ति है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले लंका जल गई न, सारे निशाचर मर गए, तो ये तो अतिशोक्ति हुई ना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो क्या होता है, भाषा को क्या करने के लिए, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई क्या है, अगर बताओ, अगर यहाँ से कोई पूछे कि ब्यूटीफाई कौन सा वर्ड है, ब्यूटी, अगर ब्यूटी वर्ड अगर आ जाए ने बोले कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, तो बताओ, बोलो, ब्यूटीफुल। इसका एडवर्ब रूप कौन सा होगा, ब्यूटीफुली। इसका वर्ब फॉर्म कौन सा होगा, ये ब्यूटीफाई, ये वर्ब फॉर्म है। पर टू के बाद तो वर्ब ही जा रही है। टू ब्यूटीफाई मतलब होता है सुंदर करने के लिए, अवर कन्वर्जेशन यानी हमारे वार्तालाप को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है टू क्रिएट विविड रेटोरिकल इफेक्ट। विविड का मतलब होता है लाइव, लाइव मतलब सजीव। रेटोरिकल का मतलब होता है अलंकृत यानी सजा हुआ, डेकोरेटिव। इफेक्ट यानी सजा हुआ या अलंकृत इफेक्ट डालने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगी सिमिली। क्या आएगी, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा। हम हमेशा दिन में रोज जाने अनजाने में रोज अब हम सिमिली यूज़ करते हैं। जब भी हम की तरह बोलते हैं, के समान बोलते हैं, इसका मतलब हम सिमिली यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम अपने पूरी प्रजाति से की तुलना जितने भी जानवर हैं, जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं उनसे करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिमिली यूज़ कर रहे हैं। आपका दिमाग तो लोमड़ी की तरह है, ये क्या है, सिमिली है ना, इस प्रकार से। तो सिमिली का मतलब होता है उपमा। ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपेरिजन। क्या करता है ये, कंपेरिजन, शोइंग सिमिलरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दो अलग अलग चीज़ों में जब वो समानताएं दिखाता है या फिर तुलना करता है, वो क्या कहलाता है, सिमिली कहलाती है। क्या कहलाती है, सिमिली। अच्छा एक बात बताइए, ये बताइए मुझे कि इसमें एक लाइन लिखी, आगे वो देखते हैं।
डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। कौन सी चीजें होना चाहिए? दोनों असमान। डिसिमिलर का मतलब होता है असमान होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। यूजिंग, जो कि उपयोग की जाए, द वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स यूज करते हैं, एज, लाइक या सो। ये तीन प्रकार के वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो ये तुलना करना की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका सिमिली होगा। पर ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? दोनों डिसिमिलर। मैं कहूँ कि रोहित जी आपका दिमाग तो नागदा जी जैसा चलता है, ये कंपैरिजन सिमिली हुआ क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन का मतलब ये होगा जितनी भी निर्जीव सजीव चीज़ों का है उसकी तुलना जानवरों से या फिर निर्जीव चीज़ों से करें तो वो होगा क्या? आपका सिमिली होगा। आज इंसानों का इंसानों से तुलना, वो तुलना कहलाएगी, उपमा नहीं कहलाएगी। आपका मुख चंद्रमा के समान है, ये सिमिली है। और आपका मुंह, जैसे कि आपका मुंह श्रीदेवी के जैसा है, तो ये क्या हुआ? फिर कंपैरिजन है, सिमिली नहीं है। ये उपमा है, उपमा नहीं है। ये क्या है? तुलना है केवल। तो दो शब्द है यहाँ पे, तुलना और उपमा, कंपैरिजन और सिमिली। जब एक ही प्रजाति के लोगों की एक ही प्रजाति से तुलना की जाती है तो वो तुलना ही कहलाएगी, कंपैरिजन कहलाएगी। पर एक प्रजाति की जब दूसरी प्रजाति से तुलना की जाती है तो वो तुलना कहलाएगी सिमिली, यानी उपमा। बात समझ पाए? तीन कंडीशन होती है। एक तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डिसिमिलर के बीच में होता है। डिसिमिलर का मतलब होता है असमान, असमान वस्तुओं के बीच में होता है, असमान, ठीक है। अगला क्या है? इसमें एज, सो, लाइक शब्द आते हैं। जैसे कि यू लुक लाइक माई ब्रदर, आप मेरे भाई जैसे दिखते हो, ये सिमिली है कि कंपैरिजन है? कंपैरिजन, क्योंकि आपने आपके भाई से तुलना करी है, तो भाई भी तो इंसान ही है, ये भी इंसान ही है, तो दो इंसानों की लिविंग बीइंग से तुलना कर रही है, तो कंपैरिजन हुआ। दिस काउ इज एज वाइट एज इट्स काफ्स, यह गाय उतनी ही सफ़ेद है जितना कि उसका बछड़ा, तो ये भी क्या हुआ? कंपैरिजन ही हुआ, क्योंकि गाय की ही प्रजाति से तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। ये दोनों कंपैरिजन है। पर ऋतु सिंग्स, ऋतु गाती है, एज स्वीटली, यानी उतना ही मधुर गाती है जितना कि एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल गाती है। अब यहाँ पे ऋतु की तुलना किससे करी गई है? बुलबुल से। तो बुलबुल एक अलग प्रजाति हो गई और ऋतु अलग प्रजाति हो गई, तो दो अलग अलग प्रजातियों की तुलना जो कही जाती है वो क्या कहलाती है? सिमिली। तो इस सेंटेंस में जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिमिली। बात समझ पाए? चलिए आगे चलते हैं। His blood froze like ice, उसका खून जम गया बर्फ की तरह। तो ये क्या है भाई? उसका खून, और खून की तुलना किससे करी गई? बर्फ से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सिमिली हुआ। बात समझ पाए? फ्यूचर सिम्स, फ्यूचर मालूम पड़ता है, एज डार्क, उतना ही अंधेरा है जितना कि एक नाइट में होता है उसके लिए, यानी उसका भविष्य उसी प्रकार से अंधकारमय दिख रहा है जितना कि रात में अंधेरा। तो यहाँ पर उसके भविष्य की तुलना किससे की गई है? नाइट से तुलना की दी गई है। तो ये क्या है? क्या कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन कौन सा हुआ? सिमिली का। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे हाथों हाथ में आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ, मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर है? जैसे कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये क्या है? जीवन एक सपने की तरह है। तो ये जीवन की तुलना किससे करी गई? सपने से। दोनों ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है, सपना और जीवन दोनों ही अलग अलग चीज़ है। तो इन दोनों की जो तुलना की गई वो क्या कहलाएगी? सिमिली। अब जब मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोल दूं, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइक हटा दूं मैं, तो ये हो जाता है मेटाफर। डायरेक्ट
जीवन एक सपने की तरह है, ये हुआ सिमली, और जीवन एक सपना है, ये हुआ मेटाफर, जिसमें लाइक, एज और सो तीनों वर्ड में से कोई हटा दिया जाए। जितने भी सिमिली वाले सेंटेंस हैं उसमें से ये अगर लाइक, एज और सो हटा दिया जाए तो ये सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? मेटाफर। क्या बात समझ पाई? ये रूपक होता है, वो आएगा तब हम देखेंगे, पर यहाँ से समझ लो उसको, जैसे आपके दिमाग में दोनों चीज़ें रहे। और पर्सोनिफिकेशन भी आपके दिमाग में रखिए, इन तीनों चीज़ों, पर्सोनिफिकेशन तीनों जब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है जब किसी निर्जीव चीज में इंसान जैसी हरकत करवाई जाए, उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाई करवा दिया जाए, तो वो क्या होगा? बोतल, तू तो शुभम की जैसे हंस रही है अब बोतल तो निर्जीव है, और इसमें कौन सा गुण डाल दिया आपने? हंसने जैसा, है ना? पंखा, तू तो उनके जैसा मेरे पास देख रहा है, जो ऐसे घूर घूर के देख रहा है। ये बल्ब, ये तो मेरी, अभी मैडम का नाम ले लूँगा, मैडम यही खड़े हैं है ना, पत्नी की तरफ ये बल्ब घूम रहा है, घूर रहा है मेरे को, है ना? तो इसका मतलब होता है अच्छा, घूरने का काम कौन करता है? इंसान करता है। तो इंसान के सारे गुणों को अगर हम निर्जीव चीज़ों में देखने लग जाएं या वो दिखाने लग जाएं, तो आपका वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। इन तीनों लाइनों में पढ़ रहे हैं जिससे आपके जनरल आइडिया मन में रहे। हाँ, जानवरों का। अगला है शी स्विंग्स लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी, पर्ल मतलब होता है मोती। वह डोरी पर एक मोती की तरह झूल रही है झूलती है, तो इसमें क्या हुआ? मोती से तुलना कर दी उसकी। आई वांडर्ड, ये तो हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता का नाम ही है। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इस कविता का नाम है डेफोडिल्स। इसी कविता का दूसरा नाम है, अरे डेफोडिल्स। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहली बार कविता लिखी तो उसने उसका टाइटल ये रखा था कविता का, पर बाद में उसने उसको टाइटल चेंज कर दिया और वो क्या रखा? डेफोडिल्स। तो दोनों ही कविता के नाम ही हो, उसी का नाम है। तो मैंने ऐसे ही लिखा है इसको, विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वांडर्ड मतलब मैं, वांडर का मतलब आपको पता है? भटकना। मैं भटका, लोनली अकेले में, एज ए क्लाउड बादलों की तरह, यानी मैं अकेला बादलों की तरह भटका। तो यहाँ पर क्या हुआ? लोनली। अब यहाँ पे एज हटा दो, आई वांडर्ड ए क्लाउड, तो ये हो गया मेटाफर। मैं बादलों की तरह नहीं, मैं बादलों सा भटका, या बादल भटका, या बादलों जैसा। तो यहाँ पर एज जैसे हटा देंगे आप तो वो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। अगला हो गया, थोड़ा सा कलर आ रहा है इसका, क्यों? ठीक है। द ग्रेट खली लुक्ड एज स्ट्रॉन्ग एज एनॉक्स, एन आएगा, एनॉक्स, यानी जो ग्रेट खली है वो ऐसा दिखता है जैसा कि एक बेल दिखता है, उतना मजबूत दिखता है वो। तो यहाँ पर खली की तुलना किससे कर दी गई? बेल से। और ग्रेट खली एक बेल है, तो ये मेटाफर है, ठीक है। द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन। उसके चेहरे की चमक उतनी ही चमकीली है जितना कि सूर्य का धूप। यस, धूप। सनशाइन का मतलब धूप होता है। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रे, ना सुना ना गान कौन? द डे इज एज ब्राइट एज सन। दिन उतना ही चमकीला है जितना कि सूरज। एस, अब इसमें देखो, अब ये पूरा नहीं लिखा है। एस कूल एस कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब होता है ककड़ी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। रोहित सिंह इज एस कूल एस कुकुम्बर। रोहित सिंह उतने ही ठंडे हैं जितने की एक ककड़ी भाई ककड़ी जितनी ठंडी रहती है, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, इसका मतलब लिखा है ना, काम एंड कंपोज्ड, शांत और बिल्कुल एकदम इस प्रकार से। अगर मैं बोल दूं रोहित सिंह जी ककड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
मेटाफर हो गया। एज बिजी एज ए बी, यानी वह उतना ही व्यस्त है जितना कि एक मधुमक्खी। अरे यू आर बी, आप तो मधुमक्खी हो यार, मधुमक्खी आको धन काम कर्या करें, थुए आको धन काम कर्या करे, इस प्रकार से। तो वहाँ पे मेटाफर हो गया वो। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, एज ब्रेव एज ए लोयन, यानी इसको बोल सकते हैं जैसे महाराणा प्रताप इज एज ब्रेव एज ए लोयन, महाराणा प्रताप उतने ही बहादुर थे जितना कि एक शेर। और बोल दूं कि महाराणा प्रताप एक लोयन थे, तो वो क्या हो गया, मेटाफर। शी ईट्स लाइक ए पिग, बस खाता है कि खाती है जो भी बोल दो इसको, ठीक है। ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश, वह एक मछली की तरह पीती है। मछली कतरों पानी छावे, अतरों पानी पियो, इस प्रकार। यू स्मोक लाइक ए चिमनी, आप आप अतरी कतरी बीड़िया पो जन के चमनी चल रही हो, इस प्रकार से। यू हैव बीन वर्किंग लाइक ए डॉग, तुम कितना काम करते हो कुत्ते की तरह, इस प्रकार से। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, शब्द हैं किसकी तरह, पत्तियों की तरह, बिखर जाएंगे, है ना। लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्वाइस ओल्ड टेल, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग। बोरिंग के लिए और भी वर्ड आया था, मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है ना, हाँ। मोनोटोनस। और कौन कौन से वर्ड है, और भी मैंने आपके वर्ड लिखाए होंगे। एक इंसिपिड भी वर्ड आया होगा कहीं ना कहीं आपको। इन सब का मतलब होता है उबाऊ, है ना। ये हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है मेरे, ये ऊ का ये इधर लगेगा किधर लगेगा नहीं पता, है ना। एज ट्वाइस एज ओल्ड टेल, यानी जीवन इतनी ही उबाऊ है जैसे कि एक पुरानी कहानी को जब दोबारा सुनाया जाए तो उतना आनंद नहीं आता है, उतना ही मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं आ रहा है भाई एक कहानी में आपने पहले सुन रखी है और वही कहानी दोबारा सुनाओ तो आपको कैसा लगता है, बोरिंग लगता है। एक मूवी जो आपने देख रखी है, जैसे कुछ मूवी को दोबारा देखने पर अच्छा लगता है, जैसे सूर्यवंशम मूवी, मतलब इतनी बार आती है, शायद सारे राइट उसी चैनल ने ले लिए हो, है ना, सप्ताह में 1-2 बार तो आ ही जाती हो, ठीक है। सूर्यवंशम देखी होगी ना आप, है ना। अब आजकल तो आप दूसरी देख रहे होंगे, पर वो, हाँ। तो लाइफ, जीवन उतना ही उबाऊ है जितना कि एक पुरानी कहानी को 2 बार कहा गया हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सारी एग्जाम्पल है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप केवल थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्यूट एज ए किटन, क्यूट मतलब होता है वही सुंदर छोटा सा बच्चा जो होता है उसको क्यूटी बोलते हैं अपन, है ना। वो क्यूट की स्पेलिंग ये रही, CUT, कुछ तो भी लिखते हैं बच्चे लोग, पर ठीक है अब देख लीजिएगा। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, है ना। ब्लाइंड एज ए बेट, बेट मतलब होता है चमगादड़। कर तुम चमगादड़ हरी हुए हुजे कौन था नहीं, मतलब दिन में चमगादड़ को नहीं दिखता है, उस प्रकार से। हिज ब्रेन इज लाइक कंप्यूटर, उसका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरफ। ही इज लाइक एन एंजिल है, एंजिल का मतलब होता है परी, परी। और यहाँ पे भी शी लिखो तो परी वेगा हुआ, तो ही परी थोड़ी ला देगी शी परी ला दे, है ना। शी इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, वह उतना ही चतुर है जितना कि लोमड़ी। सिटिंग थ्रू दैट लेक्चर, अब मुझे लगता है कि पेडागोजी में होने वाला नहीं होना चाहिए ऐसा, पर हो जाए तो ठीक है। सिटिंग थ्रू दैट लेक्चर, उस लेक्चर में बैठना। Was like watching the grass grow यानी ये watching the grass grow का मतलब होता है घास को बढ़ते हुए देखना, यानी बोरिंग। इस पूरे ये पूरी आप इडियम है, इसका मतलब क्या होगा, बोरिंग, मोनोटोनस, इंसिपिड, टेडियस, 2-4 वर्ड अभी आए हैं अपने पास, ठीक है। तो उस लेक्चर में बैठना मतलब बोरिंग है, ठीक है। तो पेडागोजी बोरिंग नहीं होने देंगे, हम कोशिश करेंगे कि पेडागोजी सही रहे आपकी, ठीक है।
आई वॉज वॉन्डरिंग लाइक ए क्लाउड, ये तो लिख ही दिया आप लोगों ने। चलिए अब आता है मेटाफर। अब सिमिली पढ़ाया, इसका मतलब मेटाफोर आपको पढ़ा चुका हूँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी सारी चीज़ें हुई वो सिमिली के साथ हुई, उसमें सो एस और आप लाइक हटा दीजिए, वो सारी मेटाफर है। ठीक है, आप शेर की तरह बहादुर हो, डायरेक्ट बोल देंगे आप शेर हो। आप लोमड़ी की तरह चतुर हो, आप लोमड़ी हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इट डायरेक्टली रिफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर, यानी किसी एक चीज़ जो होती है वो दूसरी चीज़ को क्या करती है, मेंशन करती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है, मेरे को हिंदी में कम समझ में आया पर अंग्रेजी में तो आ गए समझ में। ठीक है, एक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स देट आर नॉट अलाइक, जो कि एक समान जैसी नहीं है। वही नॉट अलाइक मतलब डिसिमिलर, वहाँ पे नॉट अलाइक का मतलब डिसिमिलर, वही लिखा। एंड रिप्लेसेस द वर्ड विथ अनदर वर्ड, दूसरे शब्द से एक दूसरे शब्द को रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे एज, लाइक और सो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्रॉस का निशान आप लगाना, मैंने आप ही के लिए छोड़ा है ना। जैसे कि शी इज़ रियल फॉक्स, वह तो बिल्कुल वास्तविक रूप से लोमड़ी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये सब समय के साथ आता है। मैं जय को बोल दूँ कि तो लोमड़ी है, तो वो समझ लिया मैं लोमड़ी कैसे हो गया यार, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि लोमड़ी एक चतुर जानवर है इसलिए मेरी तुलना उससे की गई है। तू शेर है तो उसको थोड़ी पता शेर बहादुर है इसलिए मेरे को शेर कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ आता है कि अपने को समझ में आए। योर आईज आर डायमंड्स, आपकी आंखें। अब देखो, योर आईज आर लाइक डायमंड्स, ये सिमिली हो गया। और लाइक को हटाया तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। टाइम इज मनी, और समय पैसा है, इसका मतलब समय जिस प्रकार से पैसा बहुमूल्य है उतनी इस प्रकार से अगर इसको बनाना हो तो इसको क्या बनाएंगे, टाइम इज एज प्रीशियस एज मनी। ये आपका क्या हो गया, आपका सिमिली, यानी समय उतना ही मूल्यवान है जितना कि पैसा। अब अपने को पता है समय ही भी, इसलिए अपन बोलते हैं टाइम इज मनी। यू आर सच ए बिजी बी, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक मंच है, सारा संसार एक मंच की तरह है ना, उस प्रकार से सिमिली। यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका हृदय सोने जैसा है। केमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। भाई ऊंट जिस प्रकार से जहाज क्या करता है, सामान ले जाता है, उसी प्रकार से रेगिस्तान में सामान कौन ले जाता है, ऊंट। दिस क्लास इज ए जू, यह क्लास तो बिल्कुल चिड़ियाघर है, सब अस्त व्यस्त है। रिचार्ड वाज ए लाइन इन द फाइट, इसका क्या होगा, चलो इसको छोड़ो। अगला है वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वेराइटी मतलब विभिन्नता, जीवन का क्या है, स्पाइस मतलब जायका है, मसाला है ना। डबल लिख दिया है। लाइफ इज ए ड्रीम, देखो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम और लाइफ इज ए ड्रीम। द न्यूज ए डेगर टू हिज हार्ट, ठीक है, समाचार जो था उसके हृदय में एक खंजर झोंकने के समान था। तो वह समाचार, देखो समाचार क्या होता है, कभी कभी एक ऐसा दुख भरा समाचार होता है वो आपके सीने में क्या होता है, खंजर टाइप बोलते हैं। तो समान लिखते तो सिमिली होता, डायरेक्ट बोल दिया तो ये क्या हो गया, रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का क्या है, जंगली न्याय है। भाई बदला क्या है, जंगली न्याय है, बदला से क्या होगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, दोस्ती जो होती है वो एक छायादार वृक्ष होता है। देखो
सिमिली में क्या होता है, ए इज लाइक बी, और यहाँ पर मेटा में क्या होता है, ए बी के बराबर है। यहाँ पे लाइक हटा दिया जाता है। एज लाइक और सो का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट कंपैरिजन। भाई आपने लिखा कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये स्पष्ट कंपैरिजन। और आपका मुख तो चंद्रमा है, तो अब सामने वाले को सोचना पड़ेगा कि यार चंद्रमा क्यों कह रहा है मेरे को यार, अब उसको जाना पड़ेगा उसकी गहराई में, तभी जाके पता चलेगा, नहीं तो क्या होता। जैसे मैं बोल दूँ यार आप तो विलियम शेक्सपियर हो, अब इसने जीवन में कभी विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं सुना, वो क्या बोलेगा कि विलियम शेक्सपियर मैं कैसे हो गया, ये कौन है विलियम शेक्सपियर। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें तो स्पष्ट कंपैरिजन होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसमें इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। अब डायरेक्ट बोल दो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब आप भी सोच लीजिए, ऊंट ने रेगिस्तान ने, ये जहाज ने, ये कई किलो है। अगर आपको सही नहीं पता हो तो इन शब्दों में उलझ जाए। अगर आप ये छोटे से बच्चों को बोल दूँ, मैं जय को बोल दूँ, चौथी क्लास के बच्चों को, कि बोलो रे ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ये ऊंट ने रेगिस्तान ने जहाज, ये तीन ही शब्द थी, वो पागल भी जावे कि ऊंट ने रेगिस्तान जहाज, ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब आता है एलिट्रेशन। वही अपने यहाँ पे चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई वही वाला एलिट्रेशन है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना। तो ये वो सारी चीज़ें, वही अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो चीज़ें, अगर कहीं पर भी कॉन्सोनेंटल लेटर या साउंड की रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंटल का मतलब होता है व्यंजनात्मक। देखो दो चीज़ होती है, एक तो स्वर और एक और व्यंजन, और वो व्यंजन की ध्वनि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ध्वनि। वो अगर ध्वनि हो रही है, द यूज ऑफ द सेम कॉन्सोनेंटल लेटर या साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स देट आर क्लोज टुगेदर, वर्ड के बीच में होना, शुरुआत में होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल है, देखो, ही बुल्ट ए बिग बोट, बिग बोट, बी इस प्रकार का साइलेंट वर्ड है ना। ही बुल्ट ए बिग बोट, ठीक है, उसने एक बड़ी सी बोट बनाई। कम एंड क्लीन द केओस इन योर क्लोजेट, बताइए। कम आइए, क्लीन साफ करिए, केओस, केओस का मतलब बिखरा हुआ, इन योर क्लोजेट, क्लोजेट मतलब कमरा या रूम, यानी आओ साफ करो बिगड़ा हुआ अपना कमरा। इसमें क्या होता है, वहाँ क्लोजेट के लिए अगर रूम इस्तेमाल करते तो मज़ा नहीं आता। अब इससे क्या होता है, एक भाव अच्छा पैदा होता है। देखो बोलते ही अच्छा लगा, कम एंड क्लीन द केओस इन योर क्लोजेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। अगला है, ए लवली लेडी डजंट लव लॉन्ग, लवली लेडी, लव लॉन्ग, एक प्यारी सी महिला लंबा प्रेम नहीं करती, ठीक। द साउल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, तो यहां पर क्या हो रहा है, साउल, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आगे देखो सभी चीज़ें इसमें आप एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हैं हमने, कोशिश इसलिए क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। एक दो एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आता। गो जाओ, गेदर इकट्ठा करो, ग्रीन हरी लीव्स ऑन द ग्रास, यानी
घास पर पड़ी हुई हरी जाओ और इकट्ठा करो घास पर पड़ी हुई हरी पत्तियां। देखो इससे इफेक्ट बढ़ रहा है, मजा आ रहा है उसको लिखते हैं। गो एंड गेदर एट द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। ठीक है। द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज ए बी। बॉय बज्ड बिजी बी ब का यहाँ पे साउंड आ रहा है ना, ये इस प्रकार से। अगला है 3 ग्रे ग्रीज इन ए ग्रीन फील्ड ग्रेजिंग। अब बताओ, इसको बोलते हैं टंग ट्विस्टिंग वर्ड। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, इस प्रकार की चीजें होती है ना, उस प्रकार से बालवा। टंग ट्विस्टिंग मतलब 3 ग्रे गीज। ग्रे के कलर होता है ना, क्या होता है, कलर होता है। गीज का मतलब क्या होता है, हंस। इन ए ग्रीन फील्ड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना, ग्रेजिंग मतलब चरना। तो हरी खेत में 3 ग्रे कलर के ग्रीज क्या चल रहे थे, चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या, ग्रे 3 ग्रे ग्रीज इन ए ग्रीन फील्ड ग्रेजिंग। इनको बार बार बोलो, ऐसा लगेगा कि आपकी टंग जी जी पे आपको बार बार आ रही जी। तो इस प्रकार के वर्ड को बोलते हैं टंग ट्विस्टिंग वर्ड। ठीक है। ए गुड कुक कुड कुक एज मच कुकीज एज ए गुड कुक हु कुड कुक कुकीज। ये बोलते हैं टंग, है ना। देखो कुकीज का मतलब यहां पे भोजन हो सकता है ना। एक गुड कुक कुड कुक, एक अच्छा कुक। कुक यहां पे कुक का मतलब क्या हुआ, पकाने वाला। पकाने वाले को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाँ रसोईया बोल लो अपने तो, हलवाई बोल दो। यहां पे कुक का मतलब क्या हो गया, पकाना। और यहां पे कुकीज का मतलब क्या हो गया, भोजन। तो एक अच्छा रसोइया कुड कुक एज मच कुकीज, वह उतना ही कुकीज पकाता है जितना कि एक गुड कुक हु कुड कुक कुकीज, जितना कि एक अच्छे रसोइयों को पकाना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको एक एक 2 बार पढ़ो, देखो कितना अच्छा लगता है। पढ़िए नागदा जी, आप पढ़िए इस पूरी लाइन को। नहीं पढ़ रहे हो? कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। सुनील जी आप पढ़िए। देखो यहाँ पे बोलने में कितना अच्छा लग रहा है वो, है ना, वही बनना। ठीक है। शीप शुड स्लीप इन ए शेड। शीप जो है वो सोता है इन ए शेड। ठीक है। शेड मतलब होता है धारियो, अपने गांव में लाते को ना। चलो एक आधो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ 4 ऑप्शन ला रहा हूँ। चलिए बताइए सर, आप बताइए इसमें सिमिली कौन सा है, सिमिली उपमा। उपमा के लिए यही वाला, आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, यही है। लाइफ इज ए ड्रीम, ये तो मेटाफर है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, ये भी क्या है, मेटाफर। ए लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के आज ही पढ़ा है, आज पढ़ा था अपनों ने प्रोवर्ब। ए लाई हैज़ नो लेग्स यानी झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है। तो अब ये अच्छा, ये कौन सा है लास्ट वाला, देखिए झूठ एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है या अलग चीज है, अब उसके पांव लगा दिए अपनों ने, तो ये पर्सोनिफिकेशन। अगला, ए सिंगल स्नेक हिज्ड एट एवरी साइड, ये क्या है बताइए। ए सिंगल स्नेक हिज्ड एट एवरी साइड, एलिट्रेशन आ रहा है ना। एक सिंगल स्नेक साइट,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है ना? आगे, he rode angrily as often a lion does. एज आ गया इसमें तो, है ना? वह गरजा उतनी ही प्रकार से, एज ऑफन उतनी ही बार, ए लोयन डस जितनी बार क्या करता है, एक शेर गरजता है। अगला, हिज ओपोनेंट्स क्राइड एज द फ्लाइज बज, उसके विरोधी उसी प्रकार से चिल्लाए जिस प्रकार से एक मक्खियां बजिंग करती है, चिल्लाती है। तो क्या होगा, सिमिली, क्योंकि एज आया इसमें। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन देखिए अब। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ह्यूमन थिंग्स, जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, एजिप, एजिप का मतलब मानव की, दे वर ह्यूमन, जैसे कि वो ह्यूमन हो, वी पर्सोनिफाई देम, तो हम उसका पर्सोनिफाई यानी मानवीकरण कर देते हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, ये यहाँ पे होगा मानवीकरण कर देना, ये पर्सोनिफाई का मतलब मानवीकरण कर देना होगा, मतलब वर्ब के रूप में हो जाएगी। ये वर्ब है और ये आपका है नाउन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी एक मेटाफर ही है, डायरेक्ट उसको बता देता है। मेटाफर है, मेटाफर में क्या होता है भाई, मेटाफर में जनरली क्या होता है, किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से करी जाती है, तो तुलना नहीं करी जाती, उसको बताया जाता है। पर यहाँ पे किसी निर्जीव चीज में सजीव का गुण बता दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्सोनिफिकेशन। जैसे पर्सोनिफिकेशन इज ए काइंड ऑफ मेटाफर इन विच यू डिस्क्राइब एन इनएनिमेट, इनएनिमेट आ गया, डिसिमिलर आ गया, सॉरी नॉन ह्यूमन, बात एक ही है ना, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंग और नॉन ह्यूमन एनिमल इन ह्यूमन टर्म्स। यानी यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती है, निर्जीव हो सकती है मतलब टेबल हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग मतलब भाववाचक, जैसे कि झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ क्या है, भाववाचक ही तो है वो। या फिर नॉन ह्यूमन एनिमल, जो कि मानव है, नॉन ह्यूमन एनिमल मतलब जानवर होगा, यानी किसी निर्जीव वस्तु या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर जितने भी जानवर हैं, उन तीनों में अगर मानव जैसे गुण डाल दिया जाए, और ये गाय तो उस छोटी सी बच्ची जैसी हंस रही है इसका मतलब क्या हो गया, गाय को क्या बना दिया आप लोगों ने, एक निर्जीव चीज़ थी और उसमें किसके गुण डाल दिए, हंसना, क्योंकि हंसना गुण किसका है, मानव का है, पशुओं का थोड़ी ना है क्या। ये गाय तो देखो मम्मी जैसे गुस्सा कर रही है इसका मतलब होता है गुस्सा करना किसका गुण है, मानव का, और वो क्या कर रहे हैं, ये, तो वो किसकी तरह, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन है। इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग सीन्स कैरेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस से देखोगे तो मजा आएगा आपको, जैसे कि द लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजलियाँ, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजलियाँ, क्या कर रही है बिजलियाँ, डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब देखो यहाँ पे डांस करना किसका गुण है, मानव का, डांस केवल इंसान ही करता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे बिजलियाँ आकाश में डांस कर रही है, तो बिजलियाँ क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग हो गई। नॉन लिविंग थिंग में अपनों ने एक ह्यूमन थिंग का एक कैरेक्टर डाल दिया, डांस, इसका मतलब ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। द कार कंप्लेन्ड एज द की वॉज रफली टर्न्ड इन इट्स इग्निशन। अब एक बात बताओ, कार ने शिकायत करी, अब शिकायत करने का गुण तो इंसान का ही होता है भाई, शुभम शिकायत करेगा, डिम्पल शिकायत करेगी, शिकायत करने का गुण इंसान का होता है। अब कार कंप्लेन कर रही है, अब कार कोई कंप्लेन करेगी क्या, तो कार कब कंप्लेन कर रही है, द कार कंप्लेन एज द की वॉज रफली टर्न्ड, मतलब जैसे भी अपन कार में है वो चाबी लगाते हैं, और इग्निशन का मतलब होता है जहाँ पे कार लगाते हैं उस पॉइंट को इग्निशन पॉइंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, चालू करने वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं इग्निशन पॉइंट, है ना। तो इग्निशन पॉइंट में जब मैंने ऐसे ही रफली करी खड़खड़ खड़खड़, तो कार ने कंप्लेन किया। आपको पता है जब कार नहीं चलती है 2-3 बार खड़खड़ खड़, पुरानी मूवी में हो ही जाता है इस प्रकार से। उसके बाद वो पानी लेने का डब्बा जाता है ना, इस प्रकार से चीज़ों को लेकर। तो इस प्रकार से, तो द कार कंप्लेन, कार ने शिकायत करी, एज द की वाज रफली टर्न इनटू इग्निशन। माय अलार्म क्लॉक येल्स, देखो मेरी अलार्म घड़ी, येल्स मतलब होता है, अभी जस्ट एक पेपर में आया था येल्स। डिम्पल बताओ येल का मतलब क्या होता है? अरे डिम्पल के तो दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ा, नहीं है। चिल्लाना, बजना नहीं, बजना तो अलार्म क्लॉक का गुण है, चिल्लाना उसका गुण नहीं है। चिल्लाना किसका गुण है? इंसानों का। तो यहाँ पे अलार्म क्लॉक चिल्लाई, एट मी, मैंने बोला येल के साथ एट होता है, वहां पे भी आया था ऐसा, एट मी टू गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलो, और बेड, बिस्तर से, एवरी मॉर्निंग, यानी मेरी अलार्म क्लॉक रोज मेरे ऊपर बिस्तर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है। अब चिल्लाने का गुण तो मम्मी का हुआ पर वो काम कौन कर रहा है? अलार्म क्लॉक कर रही है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे अलार्म क्लॉक एक निर्जीव है, और उसमें कौन सा गुण डाल दिया? मानवीय गुण। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, गाना, नृत्य करना, ठीक है, गुस्सा होना, खुश होना, ये सब मानव के गुण हैं। और ये सब गुण जब हम किसी निर्जीव वस्तु में, पशुओं में, किसी ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? पर्सोनिफिकेशन। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अगला। अब यहां पे देखो, अच्छा तुलना किस, यहां पे कौन सी चीज होगी? या तो निर्जीव चीज होगी, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा होगी, या कोई जानवर होगा। उनमें हम मानव के किसी गुण को अगर देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्याय। न्याय अंधा है और कभी कभी वो बहरा भी होता है। तो अब एक बात बताऊं, ये अंधा होना और बहरा होना गुण तो इंसानों के हैं, और ये गुण अपने न्याय में डाल दिए, तो ये तो पर्सोनिफिकेशन हुआ ना। मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन काउंट ऑन। इस काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाय ऑन, यानी डिपेंड ऑन। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी सर, आपकी रीडिंग हैबिट से ही बढ़ेगी सर, है ना। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना, यानी मनी ही मेरा वो एकमात्र दोस्त है जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूं। अब यहां पे काउंट ऑन का अगर पता नहीं होता आपको, तो आप तो ये बोल सकता जिसको मैं गिन सकता हूं ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? मनी। अब एक बात बताऊं, दोस्त किसके होते हैं? इंसानों के। और वो इंसान यहां पे किसका दोस्त बन रहा है? मनी। तो मनी को दोस्त बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। द वर्ल्ड डज नॉट केयर टू हियर यूर सैड स्टोरीज। संसार, ये पूरी दुनिया, अब ये दुनिया, पहाड़ ने, कमरे ने, घर ने, सब इससे दुनिया मिलती है, तो दुनिया को निर्जीव मान। ये दुनिया को कोई चिंता नहीं है टू हियर यूर सैड स्टोरी, जो कि सुनेगी आपकी दुखी कहानियाँ। भाई संसार को इसकी कोई चिंता नहीं, वो आपको दुखी कहानियों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये क्या है? आपका पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्या हुआ? थोड़ा नीचे क्यों आ रहा है? ड्रग्स ड्रैग्ड हिम इनटू हिज प्लेस, दिस प्लेस, एंड दे वुडंट लेट हिम लिव अलाइव। ड्रग्स का मतलब होता है जनरली जो आपके मादक पदार्थ होते हैं उनको ड्रग्स बोलते हैं अपन। तो ड्रग्स मतलब जितने मादक, ड्रैग्ड उसको खींच लिया है, उसको खींच लिया है इनटू दिस प्लेस, इस स्थान पर, एंड दे वुड नॉट लेट हिम लिव अलाइव, और वह अब जिंदा नहीं बचेगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है? अब ड्रग्स मतलब रसायन, खींचने का काम किसका होता है? इंसानों का। हम एक दूसरे को खींचते हैं। अब यहां पे इन दवाइयों ने खींच लिया है। अब दवाइयां तो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट ने खींचने, तो यहां पर खींचने का काम कौन कर रहे हैं? दवाइयां, है ना। इस शराब ने इसको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है। अब खड़ा कर दिया मतलब शराब तोकिन नहीं बने
तो यहाँ पर तो इस प्रकार से चीज़ें, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। मुझे लगता है पर्सोनिफिकेशन लगभग आपको क्लियर अप हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। द बसेस कैन बी इम्पेशेंट अराउंड हियर। अब इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर, अधीर मतलब होता है उतावलो। पेशेंट का मतलब पेशेंट्स, इम्पेशेंस होना चाहिए, सी इम्पेशेंस अराउंड हियर। अब एक बात बताओ, ये धैर्यवान होना या फिर उतावला होना ये गुण किसका होता है, मनुष्य का। पर बसेस कैन बी इम्पेशेंट अराउंड हियर। अब आपको पता है बसें जब आपको पता है कि आज चुनाव में बसा इन्हें सब चाले, वो सब मंडली मुँह जो पहला आगे मुँह जो, या फिर रेलवे फाटक पे जब आपको फाटक लगती है तो उस समय आपको पता है क्या हालत होती है, सभी उन वाहनों की हालत क्या होती है, इम्पेशेंस होती है, अधीर होती है। अधीर मतलब कोई रुकवावल तैयार को नहीं, वो वनती आगे निकलेगा, वो वनती आगे निकलेगा, वो वन की टकरी जाएगा ना, फिर उस पर। तो यहाँ पर अब ये दीज कैसिनोस, कैसिनोस का मतलब होता है जहाँ पर जुआ खेला जाता है, उसको कैसिनोस बोलते हैं। और ऑलवेज हंग्री, अब ये भूखा होने का गुण किसका होता है, इंसान का। पर यहाँ तो कैसिनो भूखा है, अब कैसिनो कोई खावे के बटवा है ना। इनफ टू ईट योर डिनर, यहाँ पर कैसिनो आपके डिनर तक खा जाता है। आदमी जावे कि कैसिनो में थोड़ा बहुत पैसा खवाने रातें डिब्बे में, पता चला कि जेब में कहीं नहीं बचो, भूखा जाओ घर, इस प्रकार से। द कैंडल फ्लेम डांस, कैंडल की फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है ऊपर की लो, अरे कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती की लो डांस्ड। अब एक बात बताओ, डांस करने का गुण किसका होता है, इंसानों का। तो यहाँ पे तो मोमबत्ती की लो डांस कर रही है, इन द डार्क, अंधेरे में कर रही है। अगला है थंडर ग्रम्बल्ड एंड रेन ड्रॉप्स रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। अब एक बात बताओ, गर्जना ने क्या किया, ग्रम्बल्ड किया। ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है, गुर्राना। जैसे बिल्ली गुर्राती कि नहीं गुर्राती, एक बिल्ली एक दूसरे भी बिल्ली पर जोर से, आपने कभी भी रात में देखा हो वैसे। ग्रम्बल्ड का मतलब होता है गुर्राना। तो यहाँ पर क्या होता है, थंडर मतलब होता है गर्जना, गर्जना मतलब बादल, बादल की गर्जना, गरजाई। अब गरजने का गुण किसका होता है सर, इंसानों का। पर यहाँ पे थंडर से करवा रहे हैं काम तो नहीं चलेगा। एंड रेन ड्रॉप्स रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी, और ड्यूटी को रिपोर्ट करने का काम किसका होता है, इंसानों का। पर यहाँ पे वर्षा की बूंदों ने अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करी, तो ये क्या हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आगे और भी है। एज फॉल टर्न टू विंटर द ट्रीज फाउंड देमसेल्फ वेयरिंग वाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फाल मतलब होता है पतझड़, टर्न टू विंटर, विंटर में हुआ। द ट्रीज फाउंड देमसेल्फ वेयरिंग वाइट। अब सफ़ेद कपड़े पहनने का गुण किसका होता है, इंसानों का। यहाँ तो पौधों ने कर लिया काम ये, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा इसके एग्जाम्पल न बताऊँ, बहुत सारे एग्जाम्पल कोशिश करिए हमने, क्योंकि देखो जितना एग्जाम्पल पढ़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ठीक है, अब ये एक और है आपका एजोनेंस है। एजोनेंस इसमें है नहीं, आपके इसमें नहीं है ना, तो ये लिख लो, या फिर लिखने का समय कम बचा है तो मैं समझा देता हूँ इसको। मैं मतलब इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप घर पे जाके लिख लेना, मैं समझ लो क्यों। एजोनेंस जस्ट अपोजिट टू एलिट्रेशन। एजोनेंस इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच, देखो एक बात बताऊँ, जब ये वर्ड करे लिटरेरी डिवाइस करे या फिर फिगर ऑफ स्पीच बोले, दोनों एक ही बात है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है साहित्यिक डिवाइस है ना, तो उसको कोई बात। इन विच द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स, देखो वहाँ पर कौन सा साउंड सिमिलर था, कॉन्सोनेंटल, और यहाँ पे कौन सा है, वोवेल, बस इतना सा ही अंतर है। टेक्स प्लेस इन टू और मोर वर्ड्स इन प्रोक्सीमेटली टू ईच अदर। ठीक है, विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोस, किसी पोएट्री या पोस में अगर वो आ जाता है तो उसको क्या होते हैं। और प्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, नियरनेस। नियरनेस मतलब नज़दीक। जैसे कि सन ऑफ गन,
सन, ओप, गन। ये देखो तीनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन, अ की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओप अ, गन अ की ध्वनि आ रही है। और ये हमेशा क्या होता है, जनरली बीच में आता है इस प्रकार से। डम्बलक, ये इस प्रकार से। आफ्टर अवाइल, क्रोकोडाइल, है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे। अब एग्जाम्पल आप कोशिश करिएगा इन चीज़ों को देखने की, सिंपल सिंपल आपको चीज़ें दिख जाएगी। ये है आपका क्या, एजोनेंस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। क्या होता है इसमें, बीच में कोई कॉन्सोनेंट ध्वनि होती है ना, जैसे कि यहाँ पे विनर, विनर, चिकन डिनर, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। यहाँ पे ई, आइज, ऑन, प्राइज, ये इस प्रकार की कोई ध्वनि हो रही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है आपके एजोनेंस। ठीक, उसके बाद पैराडॉक्स आपको पढ़ना नहीं है, आयरनी आपको पढ़ना नहीं है, मेटानोमी, मेटानोमी पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर किसी की तुलना की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल था यहां पे, देखियो, द पेन इज माइटर देन द सोल्ड। तो पेन का मतलब यहां पर किससे लिया गया है, लेखक से। भाई अपन कहते हैं ना कि एक पेन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो यहां पर पेन की ताकत नहीं, पेन नहीं, उसको लिखने वाला अथर, और तलवार नहीं, तलवार को चलाने वाला सोल्जर। इस प्रकार से स्केपचर एंड क्राउन, तो क्राउन का मतलब यहां पे जनरली क्या होगा, किंग से हो रहा है। तो यहां पर जिस प्रकार की चीजें, एक शब्द का छुपा हुआ मीनिंग अगर ले लिया जाता है उसको बोलते हैं मेटोनाइमी। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा बाप में। सिनेक्डोट, या फिर मैं यहाँ पर रोक दूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी बस का टाइम हो रहा है ना। तो क्योंकि इतने जल्दी जल्दी में पाप काटना भी अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो हम इतनी सारी चीज़ें सीखें। चलिए शुरू, हमने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा सिमिली। सिमिली में एज, सो, लाइक, अगर एज, सो, लाइक को हटा दो तो मेटाफर। और जितनी भी निर्जीव चीज़ें, वस्तुओं और किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर किसी को मानव के किसी गुण का, चीखना, चिल्लाना, रोना, खींचना, है ना, हंसना, इस प्रकार की चीज़ों को अगर दे दिया जाए उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। अगर स्वर की ध्वनि हो, रिपीटेशन, तो उसको बोलते हैं एजोनेंस। कॉन्सोनेंट की ध्वनि अगर रिपीटेशन हो तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, ये इतने अपनों ने पढ़े। ओके, इतना फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़े, बचे हुए चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।